नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 50 क्वेश्चन जो आपके एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखिए, अब क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम बचा है और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, जो कि एक ठीक है। आपको कौन सा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, पर लेकिन अभी क्योंकि हमारे पास 1 महीने से भी कम का टाइम बचा है, इसीलिए हम मिसलेनियस क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट कर गए हैं। क्योंकि अगर हम मिसलेनियस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो इस वीडियो में इस तरीके से बताए गए हैं, आप इस तरीके से उनको अटेम्प्ट करते हैं तो आप कम टाइम में ना ज्यादा क्वेश्चन कवर कर पाएंगे, एरिया आपका ज्यादा बड़ा हो जाएगा। और जो क्वेश्चन इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेंगे ना, वो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं एसएससी के। मतलब एसएससी के आप किसी न किसी एग्जाम में उन क्वेश्चन को देख सकते हैं। ये इस तरीके से यहाँ पर कंपाइल किए गए हैं, आपको करवाए जा रहे हैं कि एसएससी जो रेगुलर बेसिस पर अपने एग्जाम्स में क्वेश्चन को पूछती रहती है, उन्हीं क्वेश्चंस को इस वीडियो में रखा गया है। और साथ ही साथ एक उनके अंदर एक कनेक्टिविटी भी बताई गई है, जिससे आपको इजी रहे उनको याद करने में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है। अब आरबीआई से रिलेटेड जैसे मैंने बताया कि क्वेश्चंस की कनेक्टिविटी बताऊंगा मैं आपको, ताकि आपको याद करने में इजी रहेंगे। तो आरबीआई की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को। हिल्टन यंग कमीशन किसकी रिकमेंडेशन पर? हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन पर आरबीआई की स्थापना हुई। और आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को, 1949 को हुआ आरबीआई का नेशनलाइजेशन। जो नेशनलाइजेशन को लेकर कई बच्चों को डाउट हो सकता है, जिन्होंने जो पहली बार इस वर्ड को सुनेंगे या ये किसी को नहीं पता होगा। नेशनलाइज्ड बैंक वो बैंक होते हैं जिनको गवर्नमेंट ओन करती है और उनके ऊपर गवर्नमेंट का ही कंट्रोल रहता है, उसको कहा जाता है नेशनलाइज्ड बैंक। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के पहले गवर्नर थे ऑसबोर्न स्मिथ। और अगर इंडियन की बात करी जाए कि पहले इंडियन कौन थे जिन्होंने आरबीआई के गवर्नर का पद संभाला था, तो वो थे सीडी देशमुख। ठीक है, अगला देखते हैं। आरबीआई से रिलेटेड एक एसबीआई हमारा क्या भाई, एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो एसबीआई की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। और आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बताना आप लोग कि एसबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ था? आरबी एसबीआई आपका जो एसबीआई बैंक है वो नेशनलाइज्ड कब हुआ था? ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बताना आप लोगों को। और जैसे हिल्टन यंग आयोग की रिकमेंडेशन पर, हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन पर आरबीआई की स्थापना हुई थी, इसी तरह से गोरेवाला कमेटी की रिकमेंडेशन पर किसकी स्थापना हुई थी? एसबीआई की स्थापना हुई थी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फंडामेंटल राइट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हर एक एग्जाम में कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से इंटरलिंक करके क्वेश्चन को पूछा जाता है, इसीलिए यहाँ पर इसको रखा गया, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको वीडियो की। तो फंडामेंटल राइट्स हैं कितने हमारे? अभी तो प्रेजेंट में तो फिलहाल 6 हैं, लेकिन जब संविधान लागू हुआ था, हाँ एक ये भी क्वेश्चन आता है, लिख लो इस क्वेश्चन को। स्टार्टिंग में जब संविधान लागू हुआ था, संविधान की भी दो डेट्स है ना हमारी, एक तो 26 नवंबर 1949 और एक 26 जनवरी 1950। इन दो डेट्स को क्या हुआ था, एक तारीख को हमने क्या किया था और दूसरी तारीख को, ये भी बताना कमेंट बॉक्स में। अब जिन बच्चों ने पहली वीडियो देखी होगी वो इसका आंसर बहुत अच्छे से दे देंगे, इंपॉर्टेंट डेट से पूछी जाती है, बताना जरूर। तो जब संविधान लागू हुआ था तो हम हमारे पास थे मौलिक अधिकार टोटल 7। ठीक है, पर लेकिन अभी प्रेजेंट में हमारे मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? वो है टोटल 6। ठीक। तो 7 से 6 कब हुए? इसी सीक्वेंस को घुमाकर, इन्हीं पॉइंटर्स को घुमाकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखो कैसे कैसे कम हुआ, मैं इसका आंसर बता रहा हूँ कि 44वां संविधान संशोधन, 44वां अमेंडमेंट हुआ 1978 में। ठीक है। जिसमें कि संपत्ति के अधिकार को, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था और उसको रखा गया था आर्टिकल 300 ए के अंदर। ठीक है, 300 ए आर्टिकल में रखा और इसको बना दिया एक लीगल राइट, जो कि हमारा 7वां मौलिक अधिकार था, उसको हटाया गया। कब? 44वां संविधान संशोधन 1978। और प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी को अब किस राइट के अंदर रखा गया? लीगल राइट के अंदर। ये बहुत बार एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, ये बताइए आर्टिकल 300 ए कौन सा किस तरह का राइट है? ठीक। तो ये हमारा लीगल राइट है, अब इसको लीगल राइट बना दिया है और इसी तरीके से हमारे फंडामेंटल राइट्स की संख्या हो जाती है कितनी टोटल? 6। तो अगला है आर्टिकल। अब आर्टिकल की बात हो रही है तो एक और बात डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन अगेंस्ट लाइफ एंड इंडिविजुअल फ्रीडम। आर्टिकल 21 हमारा इससे रिलेटेड है। फाइनेंस कमीशन, अब आर्टिकल की बात हो रही है तो फाइनेंस कमीशन की भी बात कर लेते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट अंग है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। फाइनेंस कमीशन का बेसिक रोल क्या रहता है? फाइनेंस कमीशन
आर्टिकल तो ठीक है भाई, 280 आर्टिकल है कि इसका बेसिक फंक्शन क्या है, मतलब किस वजह से इसको जाना जाता है। तो फाइनेंस कमीशन को हम जानते हैं केंद्र और राज्य, सेंटर और स्टेट के बीच जो टैक्स भारत सरकार के पास आता है, उस टैक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन करता है ना, उसको कहते हैं फाइनेंस कमीशन। ये मेजर काम है फाइनेंस कमीशन का। ठीक है। और फाइनेंस कमीशन में पैसा आया, उन्होंने टैक्स का बंटवारा कर दिया सेंटर और स्टेट्स के बीच में। अब ये पैसा जमा कहाँ पर होगा? तो पैसा जमा होगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जिसको हम हिंदी में संचित निधि कहते हैं। संचित निधि का आर्टिकल क्या होता है? 266। एक इसी तरह से ना, एक होता है, ये तो हो गया आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एक होता है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, उसका आर्टिकल बताना क्या होता है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। फाइनेंस कमीशन को कौन अपॉइंट करता है? तो फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करते हैं भारत के राष्ट्रपति। इसका टाइम पीरियड होता है 5 साल। पहले जो इसके चेयरमैन थे वो थे केसी नियोगी। कौन थे? केसी नियोगी इसके पहले चेयरमैन थे। और एक और क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बताइए फाइनेंस कमीशन कब बना था? फाइनेंस कमीशन बना था हमारा 22 नवंबर 1951 को। और अभी प्रेजेंट में कौन सा फाइनेंस कमीशन चल रहा है हमारा? अगर इस तरह का क्वेश्चन आए कि बताइए कि भाई प्रेजेंट में कौन सा फाइनेंस कमीशन चल रहा है या उसके चेयरमैन कौन है, तो प्रेजेंट में हमारा चल रहा है 16वां फाइनेंस कमीशन और इसके अध्यक्ष है अरविंद पणिगड़िया जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चार मीनार, चार मीनार कहाँ पर है? हैदराबाद के अंदर। सभी ने नाम सुना होगा कभी ना कभी। तो ये बनवाया किसने था? क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में। ये बताइए ये बनवाया किसने था? तो ये बनवाया था कुली कुतुब शाह ने। इसने कुली कुतुब शाह ने कब बनवाया? 1591 ईस्वी में। ठीक। अब हैदराबाद का नाम आया, बताया मैंने आपको कि कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। जीके के क्वेश्चंस को याद करने की सिंपल ट्रिक है कि आप क्वेश्चंस को आपस में इंटरलिंक कर लीजिए। ठीक है। आप जितना अच्छा इंटरलिंक कर पाएंगे क्वेश्चंस को, उतने लंबे टाइम तक आपको याद रहेंगे। और इंटरलिंक करे हुए, जैसे आपने मान लीजिए 7 8 9 10 क्वेश्चंस को आपस में इंटरलिंक कर लिया, जैसे कि अभी मैं यही बताऊंगा इसी स्लाइड के अंदर। 8 9 क्वेश्चन कैसे हम इसको एक ही साथ इंटरलिंक करेंगे, तो इससे फायदा क्या होता है ना, इससे फायदा ये होगा कि आप किसी भी एक क्वेश्चन को याद करोगे ना कभी, तो उसके साथ आपको सारे क्वेश्चन याद आएंगे, क्योंकि आपने वो चेन बनाकर याद किया हुआ है। कहानी की तरह जब किसी चीज को याद करते हैं तो बहुत लंबे टाइम तक याद रहती है हमें और इजिली याद भी हो जाती है। ठीक है। चलिए इसकी कहानी कैसे बनेगी? अब इसकी कहानी बनेगी, इसको बोलते हैं डिटेलिंग करना क्वेश्चन की। चार मीनार कहाँ पर है जी? हैदराबाद में। किसने बनवाया? कुली कुतुब शाह ने। जुड़वा नगर किसको कहते हैं? हैदराबाद और सिकंदराबाद। ठीक है। ये दो नगर हैं, हैदराबाद और सिकंदराबाद, जिनको जुड़वा नगर कहते हैं। कौन सी लेक है हैदराबाद में? हुसैन सागर लेक है। सिटी ऑफ पर्ल किसे कहते हैं? मोतियों का शहर किसको कहते हैं? हैदराबाद को कहते हैं। हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे है। एक और क्वेश्चन आता है, सलारगंज म्यूजियम, ये कहाँ पर है? हैदराबाद में है। अब हुसैन सागर लेक जो हमने पढ़ा है यहाँ पे, हुसैन सागर लेक क्या काम करती है? ये करती है अलग, डिवाइड करती है हैदराबाद और सिकंदराबाद को। कितने क्वेश्चन हो गया देखो यहाँ से। पहला, हैदराबाद में जो चार मीनार है वो किसने बनवाया? दूसरा, कब बनवाया? तीसरा, जुड़वा नगर। चौथा, कौन सी लेक, हुसैन सागर लेक कौन से शहर में है? चौथा, आ, हैदराबाद और सिकंदराबाद को कौन सी लेक अलग करती है? हुसैन सागर। सिटी ऑफ पर्ल किसको कहते हैं? हैदराबाद को। हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे? मूसी नदी के किनारे। और सलारगंज म्यूजियम कहाँ पर है? तो ये 9 क्वेश्चन बनाए हमने, सारे एक ही वर्ड के साथ बना दिए। इसी तरीके से आप चीजों को याद करेंगे जीके में, तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। आपको कम टाइम के अंदर बहुत सारी चीजें याद रहेंगी। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा, हु फाउंडेड द सिटी ऑफ कोलकाता। कोलकाता की खोज तो नहीं, कोलकाता की स्थापना कह सकते हैं कि कोलकाता की स्थापना किसने की? तो कोलकाता की स्थापना की जॉर्ज चॉर्नोक ने। शहरों की बात चल रही है, हमने यहाँ पे शहर की बात की। इसी को कंटिन्यूटी में आगे ले जाते हैं। तो कोलकाता की स्थापना किसने की? जॉर्ज चॉर्नोक ने। कोलकाता कौन सी नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे है। अब नदियों की बात आ रही है और कोलकाता की बात आ रही है, तो दो शहर ऐसे हैं, बिहार और कोलकाता। एक नदी को कहते हैं बिहार का शोक और दूसरी नदी को कहते हैं बंगाल का शोक। ठीक है। बंगाल का शोक मैं आपको बता रहा हूँ अभी, सौरव ऑफ बंगाल किसको कहते हैं? दामोदर नदी को। ठीक। अब एक है बिहार का शोक, सौरव ऑफ बिहार। ये बताना कमेंट बॉक्स में किसको, कौन सी नदी को कहते हैं। एग्जाम में आता है क्वेश्चन, बहुत बार आ चुका है, सिस्टम में रिपीट हो चुका है। और अब पीवाई क्यूज अगर रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे ना, तो आपने कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को जरूर देखा होगा। ठीक। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या हुआ हमारा? कोलकाता की स्थापना किसने की? दूसरा क्वेश्चन, सौरव बंगाल, बंगाल का शोक कौन सी नदी को कहते हैं? दामोदर नदी को कहते हैं। और कोलकाता कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? ये बसा हुआ है हुगली नदी के किनारे। ठीक।
बंगाल का शोक क्यों कहते हैं दामोदर नदी को? क्योंकि इसमें ना बाढ़ काफी बार आ चुकी है इतिहास में, इसलिए इसको बंगाल का शोक कहते हैं। और बहुत बहुत ज्यादा विनाशकारी, मतलब बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था उस बाढ़ की वजह से। ठीक है। अगला देखिए, भारत के अंदर पहला हाई कोर्ट कब बना था? तो 1862। 1862 में टोटल 3 हाई कोर्ट बने थे, कोलकाता, मुंबई और मद्रास के। पहला हाई कोर्ट जो था भारत का, कोलकाता में बना था। हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? इसके रीजन है काफी सारे। ठीक है। और दूसरा, फर्स्ट इंडियन कौन थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था? तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 में उनको एक बुक के लिए नोबेल प्राइज मिला था, उस बुक का नाम क्या था? गीतांजलि। ठीक। ये सारे क्वेश्चन हमने देखे, अगला देखते हैं चलिए। अब सिटीज की बात हो रही है तो चंडीगढ़ को कैसे भूल सकते हैं? चंडीगढ़ की खोज किसने की? चंडीगढ़ की खोज की ली कार्बूजियर ने। ली कार्बूजियर ने जब चंडीगढ़ की खोज की, तो वहां पे उन्होंने एक लेक बनाई, सुकना लेक। ठीक है। रॉक गार्डन पूछा जाता है चंडीगढ़ में, एक रॉक गार्डन बहुत ज्यादा फेमस है, कि रॉक गार्डन किसने बनाया? तो रॉक गार्डन को बनाने का काम किया था नेकचंद ने। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। पृथ्वी के जो हमारी धरातल होती है ना, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, उसकी चार पांच लेयर है। तो है तो वैसे सात पर, लेकिन हम अब पांच के बारे में, या पांच के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक। तो इसकी इसी सीक्वेंस में हमारा पहला क्या है? हमारा पहला है शोभमंडल, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, जिनको हिंदी में हम क्या कहते हैं? शोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बाह्य मंडल। बाह्य मतलब सब कुछ आउटर है, अब उसके ऊपर कोई मंडल नहीं है, सब आउटर है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? ये तो मैं नाम तो मैंने आपको इनके बता दिए, क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे यहाँ से? क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे यहाँ से, ये बताइए भाई, बारिश, क्लाउड आना, बारिश, आंधी, तूफान, ये सब कौन से मंडल की घटनाएं हैं? या ये शोभ मंडल किस लिए फेमस है? हम क्यों शोभ मंडल के बारे में जानते हैं? या किस वजह से हम शोभ मंडल को जानते हैं? तो मौसम रिलेटेड जितनी भी घटनाएं होती हैं, वो कहाँ पर होती हैं? शोभ मंडल में। जैसे कि आपका बारिश, आंधी, तूफान। ओके। नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर को हम किस वजह से जानते हैं? एरोप्लेन उड़ाने के लिए आदर्श माना जाता है। ठीक है। जो हमारे प्लेन जो भी उड़ते हैं, वो कौन से मंडल में उड़ते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर। और एक खास तरह का बादल पाया जाता है यहाँ पर, जिसको कहते हैं मदर ऑफ पर्ल क्लाउड। ठीक। ये कहाँ पर होता है? इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि बताइए मदर ऑफ पर्ल क्लाउड कहाँ पर पाया जाता है? तो आप बताएंगे स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। इसी तरह से मीसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के अलग अलग काम है, चलिए देखते हैं आगे। एक और है हमारा ओजोन, ओजोनोस्फेयर। ओजोनोस्फेयर, ओजोन लेयर का नाम सभी ने सुना होगा, है ना? ओजोन लेयर क्या काम करती है? हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है, जिनको अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं, उनसे भी बचाती है। अगर वो हमारी स्किन पर टच हो जाएंगी तो हमें कौन सी बीमारी हो सकती है? स्किन कैंसर एंड ऑल, ये सब बीमारी हमें हो सकती है। तो ओजोन लेयर का क्या काम है? हमें इन रेज से बचाने का काम है। ठीक है। अब आप लोगों ने सुना होगा कि इसकी मोटाई दिन पे दिन कम होती जा रही है ना, कि जो चौड़ाई है ओजोन लेयर की, होती कितनी है पहले तो मैं ये बता देता हूँ। अर्थ का जो सरफेस है, उससे उसके 32 किलोमीटर ऊपर से स्टार्ट होती है और 60 किलोमीटर तक रहती है। ठीक है। ये है फेज किसका? ओजोन लेयर का। इस उसमें इस पैरामीटर के अंदर रहती है हमारी ओजोन लेयर। ठीक। अब कैसे कम होती जा रही है, कि हमें कैसे पता चलेगा? भाई हमारे पास कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए ना, कि इस स्टैंडर्ड से हम इसको नाप सकते हैं कि भाई पहले इसकी मोटाई इतनी थी और अब इतनी रह गई है ओजोन लेयर। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम? उसके लिए यूज करते हैं डॉप्सन। तो इसका ऐसा यूनिट है, वो है डॉप्सन। डॉप्सन इकाई में हम किसको नापते हैं? ओजोन लेयर को। ठीक। और इसका जो है अर्थ के सरफेस से कितने ऊपर से स्टार्ट हो जाती है? 32 किलोमीटर से लेके 60 किलोमीटर तक। ठीक है। अगला देखिए, अगला है हमारा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जो कि एक संसदीय समिति है, पार्लियामेंट्री कमेटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत बार एग्जाम में, इसीलिए इसको यहाँ पर रखा हुआ है हमने। तो इसमें टोटल कितने मेंबर होते हैं? मैं बता दूं क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ना। ये बताइए, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में कितने मेंबर होते हैं? पहला क्वेश्चन, 22 मेंबर होते हैं। में लोकसभा के कितने मेंबर होते हैं और राज्यसभा के कितने मेंबर होते हैं? तो 15 मेंबर होते हैं आपके लोकसभा से, और 7 मेंबर कहाँ से होते हैं? आपके राज्यसभा से। ठीक है। इस तरह से होते हैं इसमें। अब एक आता है आपका एस्टीमेट्स कमेटी, जिसको हिंदी में प्राकलन समिति कहते हैं। जिसको प्राकलन समिति में कितने मेंबर होते हैं? प्राकलन समिति में होते हैं टोटल 30 मेंबर। ठीक है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के मेंबर होते हैं, राज्यसभा का कोई मेंबर नहीं होता। तो ट्रिकी क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाता है, ये बताइए एस्टिमेट्स कमेटी या प्राक्कलन समिति में लोकसभा से कितने मेंबर होते हैं? और सबसे बड़ी समिति है, बिगेस्ट पार्लियामेंट्री
कमेटी। कौन सी? एस्टीमेट कमेटी, एस्टीमेट्स कमेटी। ठीक है। इसमें लोकसभा से कोई मेंबर नहीं होता, और जितने भी मेंबर होते हैं 30 के 30 मेंबर कहाँ से होते हैं आपके, सॉरी सॉरी, लोकसभा के ही सारे मेंबर होते हैं और राज्यसभा से कोई मेंबर नहीं होता। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है ऊपर वाली कमेटी से, जो ये ऊपर लिखा है ना, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, यहाँ पर मिनी लोकसभा कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? मिनी लोकसभा। बेसिकली काम क्या रहता है इसका, आप सभी जानते हैं, सीएजी भारत की एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है। सीएजी को क्या बोलते हैं? सार्वजनिक धन का रक्षक, मतलब जो पब्लिक का पैसा है उसका रक्षक कौन है? वो है सीएजी। ओके। अब सीएजी को अपॉइंट कौन करते हैं? सीएजी को अपॉइंट करते हैं हमारे भारत के राष्ट्रपति। ठीक है। और सीएजी अपनी जो रिपोर्ट बनाते हैं, सीएजी का काम क्या होता है बेसिकली, कि भारत सरकार के खाते से जितने भी पैसे निकले हैं, जितना भी पैसा इधर उधर गया है, उन सभी का हिसाब रखना और उसकी एक रिपोर्ट तैयार करना। उस रिपोर्ट को तैयार करके वो प्रेसिडेंट को देते हैं। ठीक। लेकिन क्योंकि डायरेक्ट प्रेसिडेंट को नहीं ना देकर, प्रोविजन तो ये है कि डायरेक्ट प्रेसिडेंट को देते हैं, पर लेकिन उसको टैली भी तो करना होता है ना। तो सीएजी अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट कराते हैं? सीएजी अपनी रिपोर्ट सबमिट कराते हैं यहाँ मिनी लोकसभा में। मिनी लोकसभा किसको कहेंगे? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी क्या करती है? इसको टैली करती है और फिर प्रेसिडेंट के पास का डेटा भेजा जाता है कि सर इतना इस फाइनेंशियल ईयर में हमने इतने जो है पैसे खर्च किए हैं। सीएजी इसलिए बहुत सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट है सीएजी, मतलब जो भारत की बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोस्ट है काफी सारी, उसमें से एक है। इनको अपॉइंट कौन करते हैं? अपॉइंट करते हैं इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखिए, अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमने देखा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पे हमें क्या मिला? एक हमें मिला नया कीवर्ड, क्या? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, ये बताइए सबसे पहले होगा क्या? राष्ट्रपति का चुनाव होगा। राष्ट्रपति की एज रिलेटेड क्वेश्चन तो मैं पिछली पहली और दूसरी वीडियो जो हमारी आ चुकी है उसमें बता चुका हूँ। तो आप लोग बताना कमेंट्स में कि प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। इससे पता चल जाएगा आप लोग प्रीवियस वीडियो देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। और इस क्वेश्चन को, इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी लाइटली मत लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर जब आप पढ़ोगे तो आपको ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इवन मॉक टेस्ट जो आप फ्रेश वाले देंगे ना, उसमें भी आपको इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओके। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की एज बतानी है आपको कि मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, या मैं आर्टिकल डिस्कस करूंगा। तो आर्टिकल 54 आर्टिकल 54 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट के इलेक्शन, ये है प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड। और प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेके जब कभी कोई डिस्प्यूट हो जाएगा, जब कभी कोई डिस्प्यूट होगा, तो उस डिस्प्यूट की सुनवाई डायरेक्ट कहां पर होगी? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है इसकी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेसिडेंट से, प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड जब कोई मैटर हो जाता है तो उसकी सुनवाई कहाँ पर होती है? सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है। अब प्रेसिडेंट की बात चल रही है, तो प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाते हैं? प्रेसिडेंट को शपथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ठीक। क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं। देखने में हमें ये बहुत इजी लगेगा, देखने में हमें ये क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा, पर लेकिन ये एग्जाम में पूछा जाता है रेगुलर बेसिस पे। ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देते हैं? तो वो देते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। और वाइस प्रेसिडेंट अपना इस्तीफा किसे देते हैं? राष्ट्रपति को। रेजिग्नेशन के मामले में वाइस वर्सा चलता है। ठीक है। एक आपके लिए एक और क्वेश्चन है, ये बताइए आर्टिकल 72, आर्टिकल वाली वीडियो मैंने आप लोगों को दी थी ना, मैंने शेयर की थी आप लोगों के साथ, उसके जिस वीडियो के अंदर मैंने सारे के सारे आर्टिकल समझाए हुए हैं, उस वो वीडियो, अब यहाँ से ये भी पता चल जाएगा कि आप लोग वो प्रीवियस जो जीके की वीडियोस है वो देख रहे हैं या नहीं। आर्टिकल 72 का आंसर देना कि किससे रिलेटेड है। चलो अगला देखते हैं। आर्टिकल हमारा 61, महाभियोग। महाभियोग को बोलते हैं इम्पीचमेंट। राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के, राष्ट्रपति को अपनी पोस्ट से हटाने के प्रोसीजर को कहते हैं क्या? महाभियोग। एक होता है हमारा वीटो पावर। जब भी प्रेसिडेंट के पास कोई बिल जाता है, हमारी लोकसभा जो लेजिस्लेचर जिसे कहते हैं, वहां से कोई बिल अप्रूव होकर जाता है, तो राष्ट्रपति के पास तीन चीजें होती हैं। ठीक है। तीन चीजें कर सकते हैं वो, क्या? पहला, साइन कर देंगे। दूसरा, वापस भेजेंगे, केस में ये करेक्शन कीजिए। पर लेकिन जब वो करेक्शन के बाद वापस आएगा राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति को साइन करना होता है। ठीक है। तीसरा होता है वीटो पावर। अब हम एसएससी जिस लेवल का एग्जाम हम देने जा रहे हैं उसके लिए वन लाइनर क्वेश्चन में यहाँ तक लिमिटेड है, मतलब यहीं तक कि आप लोगों को सीख सकते हैं। क्योंकि अभी टाइम भी नहीं है तो मैं इसके बारे में बहुत डिटेल में बता देता, आपको एक पूरा चैप्टर बन सकता है इसके ऊपर। ठीक है। और तीसरा क्या होता है, अपने पास रख लेते हैं वो उस बिल को। ओके।
अगला है आपका ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस क्या होता है भाई? ऑर्डिनेंस होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं अध्यादेश। क्या बोलते हैं? अध्यादेश। अब मैंने आपको पार्लियामेंट के 3 सेशन बताए थे ना, लोकसभा के। लोकसभा के मैंने आपको 3 सेशन बताए थे, कौन-कौन से? बजट, मॉनसून और विंटर। तीनों में क्या होता है? बिल्स पास होते हैं, राष्ट्रपति के अप्रूवल के लिए जाते हैं। नॉर्मल प्रोसीजर तो यही है ना? पर लेकिन जब तीनों में से कोई भी सदन ना चल रहा हो, राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है कि वो अपने सिग्नेचर से कोई एक नया कानून पारित कर सकते हैं, अप्रूव कर सकते हैं, और वो भारत के संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऐड हो जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस। बाकी वो ऑर्डर पास होने के 6 महीने के अंदर या तुरंत उसके बाद जब भी कोई सेशन स्टार्ट होता है तो सबसे पहले उस बिल का अप्रूवल ले लिया जाता है। ठीक है। अगला है आर्टिकल 143। लीगल एडवाइस लेते हैं राष्ट्रपति भारत के किससे? सुप्रीम कोर्ट से। ओके, चलिए। तो हमने यहाँ पर देखे राष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल, देखो बने, चेन बनी ना वहीं से। हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से। फिर हम पब्लिक अकाउंट कमेटी को रिलेट करते हुए सीएजी पे आए। फिर सीएजी को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। और यहाँ पे हमने प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल डिस्कस कर लिए सारे, है ना? बीच में लोकसभा के बजट, मॉनसून और विंटर 3 सेशन भी आ गए हमारे। अगला देखते हैं, अगला है हमारा हिस्ट्री से। बाबर का टाइम पीरियड क्या था? बाबर का टाइम, यहीं से स्टार्ट करते हैं क्योंकि सब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे। तो बाबर का टाइम पीरियड था 1526 से लेके 1530 तक। पानीपत की पहली लड़ाई किस किस के बीच हुई थी और कब हुई थी? 1526 में हुई थी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। पानीपत की टोटल कितनी लड़ाइयाँ हुई हैं? 3 लड़ाइयाँ हुई हैं। पहली तो मैंने आपको बता दी, दूसरी और तीसरी बताना आप लोग कमेंट बॉक्स में। ठीक है। एक और बाबर ने बहुत फेमस बाबर ने युद्ध लड़ा था, इसे बोलते हैं खानवा बैटल। खानवा की बैटल हुई थी। अगला है बाबर की ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा, किसने लिखी? वैसे जनरली होता तो ये है कि आत्मकथा अपनी खुद ही लिखते हैं, है ना? पर लेकिन कई कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि ये बताइए इनकी आत्मकथा किसने लिखी थी? ऑटोबायोग्राफी का मतलब तो यही होता है कि भाई अपनी आत्मकथा खुद लिखेगा व्यक्ति, है ना? तो तुझ के बाबरी नाम था, तुझ के बाबरी नाम था, लैंग्वेज कौन सी थी उसकी? टर्किश। ठीक। और एक और क्वेश्चन आएगा कि मुगलों की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी? तो वो थी फारसी। बाबर ने अपनी वो किस में लिखी थी? टर्किश लैंग्वेज में। और क्योंकि ये मुगलों की भाषा थी, और मुगलों की वैसी भाषा क्या थी? ऑफिशियल लैंग्वेज वो थी फारसी। ठीक है। अगला एक फारसी, क्या वर्ड मिला यहाँ से हमें? ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी? फारसी। तो फारसी में एक बहुत फेमस राइटर हुए हैं गुलरुखी नाम से, जो कि कविताएं लिखते थे। उनका क्या नाम था? सिकंदर लोदी। और सिकंदर लोदी ने क्या किया? सिकंदर लोदी ने की थी आगरा शहर की स्थापना। ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। हमने काफी कोशिश की है इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं वो करवाने की, जो कि एसएससी में रेगुलर बेसिस पे बार बार पूछे जाते हैं, और एक काफी कनेक्टिविटी आप लोगों को फील हो, ताकि आपको याद करने में प्रॉब्लम ना हो। देखिए हम ये मिसलेनियस क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास टाइम अभी बहुत कम बचा है, और हम प्रेफरेंस उन क्वेश्चंस को दे रहे हैं यहाँ पे जो एसएससी में रेगुलर बेसिस पे रिपीट होते हैं। ठीक है। और इसके अलावा आप लोगों को किसी भी तरह की सीबीटी में या फिर आपकी शॉर्टहैंड को लेके कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो नीचे आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और सीबीटी को लेकर या शॉर्टहैंड को लेकर आपके जो भी डाउट्स हैं, हम आप हमसे कांटेक्ट करके, डायरेक्ट कांटेक्ट करके उनको क्लियर कर सकते हैं। और आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं नेक्स्ट, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। हम उन टॉपिक पे वीडियो बना देंगे। वैसे ये सीरीज़ तो कंटिन्यू रहेगी, पर लेकिन कुछ होते हैं स्टूडेंट की पर्टिकुलर प्रॉब्लम होती है किसी टॉपिक में, तो आप उन टॉपिक्स को बता दीजिए, हम उन टॉपिक्स पे वीडियो बना देंगे आगे।